नमस्ते, बहुत स्वागत है आप सभी का एचएन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। नई साल नई जंग इस वक्त हो चुकी है। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक किया है वेनेजुएला पर और इस वक्त जो हालात है वेनेजुएला के वो ठीक नहीं है। और इस वक्त खबर मिल रही है वेनेजुएला मामले को लेकर कि अमेरिकी सीनेटर माइक ने बड़ा दावा किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो हिरासत में है। माइक ली ने कहा है कि जो राष्ट्रपति मादुरो हैं वो हिरासत में लिए गए। राष्ट्रपति मादुरो आपराधिक मुकदमा उन पर चलेगा, आगे किसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें क्योंकि हलचल इस वक्त बहुत तेज है। एयर स्ट्राइक की गई अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला पर और राष्ट्रपति भवन के पास इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा दावा अमेरिकी सीनेटर की तरफ से किया गया। अमेरिकी सीनेटर कह रहे हैं कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो हिरासत में लिए गए हैं। राष्ट्रपति मादुरो आपराधिक मुकदमा उन पर चलेगा। तो कुल मिलाकर इस वक्त देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें शांति का दूत कहा जाता है, वो अब सीधे जंग में कूद गए हैं। खुद को नोबेल पीस प्राइज देने की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नया साल शुरू होते ही एक ऐसा हमला किया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका सेना ने हमला वेनेजुएला पर किया है। दोनों के बीच सालों से विवाद चल रहा है और ट्रंप के शासनकाल में यह तनातनी और ज्यादा बढ़ गई है। धमकी देते देते ट्रंप ने अब सीधे वेनेजुएला की राजधानी काराकास पर हमला बोल दिया है। अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के कई शहरों पर जमकर बमबारी की और वहां के समय के मुताबिक पहला धमाका वहां जो समय अनुसार है रात करीब 1:50 पर हुआ और भारतीय समय के हिसाब से सुबह लगभग 11:20 पर यह हमला हुआ। कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और आसमान में विमानों जैसी आवाजें सुनाई देने लगी। हमले के बाद राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की और इन घटनाओं के बीच अमेरिका ने अपने विमानों के लिए वेनेजुएला का पूरा हवाई क्षेत्र ही बंद कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया जब अमेरिका पहले ही वेनेजुएला में ड्रग तस्करी को लेकर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दे चुका है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की पुष्टि कर दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला और उसके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर सफल हमला किया। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़कर देश से बाहर ले जाया गया। यह अभियान अमेरिकी एजेंसियों के सहयोग से चलाया गया है और ऐसे में लोगों के मन में सवाल कि आखिर छोटे से गरीब देश के पास ऐसा क्या है जिसके पीछे अमेरिका पड़ा हुआ है। अमेरिका जैसा ताकतवर देश उसके पीछे आखिर क्यों पड़ा है। वेनेजुएला में ऐसा कौन सा खजाना है जिस पर ट्रंप की नजर है और ट्रंप उस पर कब्जा करना चाहते हैं। वेनेजुएला पर ट्रंप को क्या हासिल होगा। दरअसल अमेरिका और वेनेजुएला पर लंबे वक्त से तनातनी बनी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई बता चुके हैं। ट्रंप की ओर से वेनेजुएला पर ड्रग तस्करी के आरोप लगातार लगाए गए हैं। मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए तमाम सख्त प्रतिबंध लगाए गए। जहां ट्रंप इस तनाव की वजह से ड्रग्स को बता रही है कि ड्रग्स की वजह से ही ये ऑपरेशन चलाया गया अमेरिका की तरफ से, तो वहीं वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका उसके तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। यानी कि अमेरिका की नजर तेल भंडार पर है और इस वक्त ये तेल भंडार वेनेजुएला के पास बहुत ज्यादा है। यहां तक कि चीन भी खरीदार है इस तेल भंडार का। वेनेजुएला से वो तेल खरीदता है। मादुरो ने आरोप लगाया कि अमेरिका उस सत्ता से हटाकर वेनेजुएला के बड़े तेल भंडार और खनिज संसाधनों पर अपना कब्जा चाहते हैं। और इस वक्त ये खबर सामने आ रही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो अब अमेरिकी जवानों के कब्जे में है। बताया जा रहा है कि इस वक्त अमेरिका की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहां पर यह कहा जा रहा है कि मादुरो को, उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया, कब्जा किया गया है। देखिए अमेरिका और वेनेजुएला जो सीधी जंग इस वक्त देखने को मिल रही है। नया साल, नया आगाज हुआ, लेकिन जिसकी आहट, जिसकी भविष्यवाणी की जा रही थी कि क्या नए साल पर कोई बड़ी जंग हो सकती है, देखिए ये 2 दिन बाद ही ये जंग और इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है कि अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हवाई हमला किया है। अमेरिका के अगर समय की बात की जाए तो तकरीबन 1:50 पर यह हमला रात के वक्त किया गया। अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक किया उसमें सबसे ज्यादा फोकस मिलिट्री बेस जो है
वेनेजुएला का वो था, उसे तबाह करने की बात सामने आ रही है। काराकस समेत कई जगहों पर हमला किया गया। वेनेजुएला की राजधानी है काराकस, जहां पर हमला किया गया और इसके साथ ही साथ कई दूसरे ठिकाने, कई दूसरे इलाके जहां पर बमबारी की गई। अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ा है और एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, वो तस्वीर भी दर्शकों हम आपको दिखाएंगे। मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ा है। ये इस वक्त अहम खबर कि मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी सेना ने पकड़ा है। ये तस्वीर भी बहुत जल्द टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। दोनों को देश से बाहर अमेरिकी सेना ले जा रही है। ये खबर इस वक्त वेनेजुएला पर जो ये हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक, इसके बाद वेनेजुएला का आगे क्या होगा, क्या हालात होंगे, क्या ये जंग बढ़ेगी, इस पर नजर है। दोनों को हवाई जहाज से बाहर ले जाया गया है। ये इस वक्त खबर मिल रही है कि मादुरो और उनकी पत्नी को हवाई जहाज के अंदर रखा गया। अमेरिकी सेना लेकर जा रही है। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार वाला देश है। ये अहम क्यों है, देखिए ये जंग क्यों छिड़ी है, क्या हालात इस वक्त बने हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार है और चीन खुद तेल इससे खरीदता है। तो अब देखना यही है कि चीन का स्टैंड भी क्या होगा इस जंग के बाद। वेनेजुएला का भू राजनीतिक महत्व बहुत बड़ा है और वेनेजुएला कह रहा है कि अमेरिका की नजर उसके तेल भंडार पर है, तो अमेरिका कह रहा है कि लगातार ड्रग तस्करी जो है वेनेजुएला से की जा रही है। रूस, चीन, ईरान, क्यूबा के साथ गठबंधन है वेनेजुएला का। मिडल ईस्ट में क्या इसका असर होगा, इस पर भी समझेंगे जब हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद होंगे। वेनेजुएला के गठबंधन को अमेरिका खतरा मानता है और इसीलिए इस वक्त हलचल सिर्फ वेनेजुएला में नहीं है, सिर्फ ईरान में नहीं है, बल्कि मिडल ईस्ट हो चुकी है। वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर तेल खरीदा जाता रहा है, लेकिन आपको याद दिला दें कि अभी जिस तरह से रूस की नजदीकियां वेनेजुएला के साथ थी, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति इससे भी नाराज चल रहे थे। वेनेजुएला से बड़े पैमाने पर अमेरिका में ड्रग की तस्करी की गई और 22 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चेतावनी दी गई, सख्त संदेश दिया गया और संकेत दिया गया कि या तो मादुरो सत्ता को छोड़ दे, नहीं तो बड़ा ऑपरेशन होगा। सीक्रेट ऑपरेशन अमेरिका की तरफ से चलाया गया है, जिसमें देखिए अमेरिका ने हमला क्यों किया। अमेरिका ने कई बार ड्रग बोट्स को निशाना बनाया है। कई ऐसे बोट्स रहे हैं जिन्हें जब्त किया गया, तबाह किया गया, उस पर हमला भी हुआ था और इसीलिए यह हमला अब अमेरिका की तरफ से हो गया है। बहुत बड़ा यह हमला किया गया वेनेजुएला पर। दोनों देशों के बीच दशकों से तेल विवाद चल रहा था और यहां तक कि अगर बात की जाए वेनेजुएला और अमेरिका के बीच पावर है, नंबर 1 अमेरिका है और वेनेजुएला अभी इस वक्त चाहे उसके सैनिक की बात की जाए, टैंक की बात करें, सब में वेनेजुएला कमजोर है। लेकिन वेनेजुएला कह रहा है कि हम लड़ाई जारी रखेंगे। वेनेजुएला ने चीन को तेल बेचे, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सिर्फ इसका असर चीन को लेकर नहीं है, ये गुस्सा सिर्फ चीन को नहीं, मिडल ईस्ट को लेकर भी है। याद करिएगा कि जब तेल खरीदा गया था, भारत को लेकर भी यहां पर तनातनी अमेरिकी राष्ट्रपति की देखने को मिली थी। जब उसने रूस से तेल खरीदा था तो चीन, रूस और ईरान को डिस्काउंट पर तेल की सप्लाई होती है और इसी बात से अमेरिका नाराज है। इसी बात से अमेरिका नहीं चाहता कि डिस्काउंट तेल जो है इन देशों को मिले, क्योंकि इन देशों से नजदीकियां वेनेजुएला को मिलेंगी तो जाहिर तौर पर वेनेजुएला आने वाले वक्त में उसकी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर देखिए इस वक्त हलचल बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और अभी जो खबर मिली है उसके अनुसार यह पता चला है कि जो राष्ट्रपति है वेनेजुएला के मादुरो, उनको हिरासत में लिया है अमेरिकी सेना ने और बहुत जल्द तस्वीर भी सामने आएगी। हम आपको दिखाएंगे भी वो तस्वीर कि किस तरह से अमेरिकी सेना, वो जो पलटन है, उसने मादुरो को अपने कब्जे में लिया है, जिसका दावा खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर यह बोला है कि हमने उनको और उनकी पत्नी को कब्जे में लिया है अमेरिकी सेना ने। इस वक्त देखिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरी जंग को समझने के लिए, हालात आगे किस तरह के होंगे, क्या ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी, क्या वेनेजुएला में तख्ता पलट होगा, क्या वेनेजुएला अब इसकी तस्वीर उभरेगी, इसको समझाने के लिए इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी साहब जुड़ गए हैं। रिटायर्ड ऑफिसर हैं, रक्षा और सामरिक मामलों के विश्लेषक हैं वो। बहुत स्वागत है सोढ़ी साहब आपका HNN न्यूज पर। जय हिंद नीतू जी। बिल्कुल ये मेरा सर, सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर। हाँ जी जी,
बिल्कुल सर, ये वेनेजुला पर जो जंग इस वक्त एयर स्ट्राइक की गई अमेरिका की तरफ से, अगर भारतीय समय अनुसार बात की जाए तो सुबह 11:30 बजे के आसपास ये एयर स्ट्राइक हुई है। क्या लगता है आपको, ये जंग आगे बढ़ेगी, हालात और ज्यादा यहां पर खतरे में वेनेजुला के लिए? नीतू जी, ये जंग तो शुरू होने से पहले ही खत्म होगी, बिकॉज जो पहली चीज अमेरिका ने की वो वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो को हिरासत में लिया और उसे वेनेजुला से उनकी धर्मपत्नी के साथ निकाल दिया। तो अब तो वेनेजुला कुछ लड़ने के उस ज्यादा उसमें मोराल तो है नहीं, क्योंकि उनके राष्ट्रपति ही नहीं है। देखिए, ये जो सिलसिला हुआ, जो सुबह आपने जैसे सही बताया, सुबह 1:50 अमेरिका समय पे हुआ, ये तो कुछ समय से ये एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएगा। सबसे पहला जो बिंदु था कि पिछले साल 25 मई को वेनेजुला में जो चुनाव हुए, वो बिल्कुल गलत तरीके से मादुरो ने जीते और उसका काफी हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, वेनेजुला के अंदर भी हुआ, पूरे दुनिया भर में हुआ, क्योंकि वो निरपेक्ष चुनाव नहीं थे। जी। दूसरी चीज, पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने जब अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक की, उसमें साफ लिखा था कि मॉन्रो डॉक्ट्रिन जो 1823 में बनाया गया था, उसके साथ एक ट्रम्प कॉर्डली भी उन्होंने जोड़ दी, जिसमें लिखा गया कि सैनिक शक्ति के साथ और भी कोई प्रावधान इस्तेमाल करना पड़े, चाहे आर्थिक हो चाहे कूटनीतिक हो, उसे इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका पे यानी उत्तर और दक्षिण अमेरिका पे किसी और विदेशी ताकत का हस्तक्षेप नहीं करने दिया जाएगा। तो जब पिछले साल 4 दिसंबर को ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तभी क्लियर हो गया कि कुछ बड़ा वेनेजुला में होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पे सैनिक हमला करके अगर दुनिया में किसी देश को खुश किया है तो चीन को किया है, क्योंकि चीन के लिए अब ताइवान के लिए दरवाजे खुल गए हैं। चीन वेनेजुला की मदद के लिए आगे नहीं आएगा, और जब अगले साल 2027 के अंत में चीन ताइवान पे हमला करेगा तो अमेरिका भी ताइवान की मदद के लिए नहीं आएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुला पे हमला करके एक तौर पे ताइवान चीन को सौंप दिया। तो क्या हम सोडी साहब ये समझे कि इस जंग से अमेरिका ने बता दिया चीन को कि भले ही वेनेजुला का साथ तुम्हें मिल रहा था या तुम वेनेजुला को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन आज उस वेनेजुला का क्या हाल हो रहा है, ये चीन की तरफ भी निशाना साधा गया अमेरिका की तरफ को, अमेरिका की ओर से ये जो जंग की गई है? नीतू जी, जब पिछले साल 4 दिसंबर को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रिपोर्ट सार्वजनिक हुई अमेरिका की, उसमें साफ लिखा था कि अमेरिका के दुश्मन रूस और चीन नहीं है, ये तीनों महाशक्तियां के अपने अपने इलाके हैं, जिसमें उन्होंने कहा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। उससे ही क्लियर हो गया कि अमेरिका चीन और रूस के किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करेगा, और ना ही रूस और चीन अमेरिका के किसी विवाद में हस्तक्षेप करेंगे। यानी दुनिया को अनौपचारिक तौर पे 3 भागों में बांट दिया गया, तीनों महाशक्तियों के पास एक एक भाग आ गया। जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका के लिए उत्तर और दक्षिण अमेरिका इंटरेस्ट का है, और वहां पे ना चीन कोई हस्तक्षेप करेगा, ना रूस करेगा, और इससे रूस की भी ताकत बढ़ गई है पूर्वी यूरोप में, और चीन की ताकत भी बढ़ गई है ताइवान के मसले पे और इंडो पैसिफिक इलाके में। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ दिखा दिया कि वो बाकी दोनों महाशक्तियों के साथ कोई लड़ाई झगड़े में नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं। और एक और बात कहना चाहूंगा, ये जो वेनेजुला में ये हमला हुआ है, एक तो क्योंकि पिछले साल निरपेक्ष चुनाव नहीं हुए थे, और दूसरा वेनेजुला के पास दुनिया का 18% तेल का भंडार है, लेकिन सिर्फ 2% तेल ही वहां से निकाला जाता है, क्योंकि वेनेजुला के पास साधन ही नहीं है इतने बड़े पैमाने में तेल निकालने के लिए। काफी सालों से अमेरिका कह रहा था वेनेजुला को कि उनकी कंपनियों को वहां तेल निकालने दिया जाए, लेकिन राष्ट्रपति मदुरो ये अलाउ नहीं कर रहे थे। अब राष्ट्रपति मदुरो तो सत्ता में रहेंगे नहीं, अब अमेरिका के लिए वेनेजुला पूरा खुल गया है तेल के नजरिए। आप कह रहे हैं सोडी साहब कि ये जंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई, तो इसका मतलब कि मादुरो का गेम ओवर हो गया आपके अकॉर्डिंग। और अब दूसरा, अब आगे क्या होगा वेनेजुला में, क्या आपको लगता है? देखिए नीतू जी, जो अभी वेनेजुला से खबरें आ रही हैं, वहां के नागरिक काफी खुश हैं कि मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया है, और सड़कों पे जश्न शुरू भी हो गए हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये तो जंग शुरू होने से पहले खत्म हो गई। मदुरो तो अब सत्ता में वापस आएंगे नहीं। जो वहां की विपक्ष की नेता हैं मारिया मशादो, जिन्हें पिछले साल 10 दिसंबर को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अब ये निश्चित है कि वो सत्ता में आएंगी, और उसके बाद वेनेजुला अमेरिका के रिश्ते बहुत गहरे हो जाएंगे। अमेरिका की कंपनियां वहां पे तेल का काफी काम करेंगी,
और वेनेजुएला को काफी आर्थिक मदद भी मिलेगी अमेरिका से। बिल्कुल, लेकिन कई एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि कोरिना माचोडो जो कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, वो विपक्षी उम्मीदवार के तौर पर हो सकती हैं। लेकिन मुझे बताइएगा, ये सब कुछ हुआ, हम तो ये अंदेशा भी जता रहे थे कि हो सकता है कि कुछ अमेरिका की तरफ से हलचल देखने को मिल जाए, क्योंकि चुनाव का जिक्र आप कर रहे हैं कि जब मादुरो को चुना गया उसके बाद 22 दिसंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दी गई, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी संकेत दिया गया कि वेनेजुएला में मादुरो अगर नहीं संभलते तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या वेनेजुएला इस जंग के लिए भी पहले से तैयार था कि अगर होता है तो भाई हम तो, क्योंकि चाहे वो मिलिट्री बेस हो या सैनिक की बात अमेरिका की कर ली जाए, टैंक की बात कर ली जाए, पावरफुल है अमेरिका, वेनेजुएला तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। नीतू जी देखिए, वेनेजुएला को पता था कि अमेरिका जैसी महाशक्ति के सामने तो वो सैनिक तौर पे टिक ही नहीं पाएगा। वेनेजुएला की कुल आबादी सिर्फ 3 करोड़ की है और अमेरिका की 35 करोड़ की आबादी है। तो जितनी आबादी होती है उतनी सेना की तादाद ज्यादा होती है, तो अमेरिका की सेना तो मीलों आगे वेनेजुएला की सेना से। दूसरी चीज, काफी सालों से वेनेजुएला में जो फ्रीबीज कहते हैं भारत में, यानी लोगों को वहां पे काफी फ्री की चीजें दी गई, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ये फ्री वो। तो वेनेजुएला की जो आर्थिक हालत थी वो वैसी बहुत कमजोर हो रखी थी, और इस कमजोर आर्थिक हालत में जब अमेरिका ने वहां पे नेवल ब्लॉकेड करना शुरू किया और 125 जंगी जहाज वहां पे तैनात कर दिए वेनेजुएला के आसपास, तो ये वेनेजुएला के लिए आर्थिक दिक्कतें और बढ़ने लगी। तो वेनेजुएला के पास आर्थिक ताकत ही नहीं थी अमेरिका जैसी महाशक्ति के साथ लड़ने की। उसकी सेना अंदर से पूरी तरह विभाजित हो रखी थी, क्योंकि पिछले साल मई के जो चुनाव हुए वो ठीक तरह से नहीं हुए। तो ये जो सारी चीजें थी, ये साफ दिखा रही थी कि वेनेजुएला का लंबे दौर पे अमेरिका के सामने खड़ा ही नहीं हो पाएगा। और अगर थोड़ी एक पॉसिबिलिटी थी तो वो थी, जब तक मादुरो सत्ता में रहते तो शायद अपनी सेना को मोटिवेट करते लड़ने के लिए। लेकिन अब मादुरो के समर्थकों का क्या होगा? वो भी तो अपने भविष्य की चिंता कर रहे होंगे। देखिए, जहां तक मादुरो के समर्थक हैं, उन्हें भी पता है कि किस तरह से गलत तरीके से पिछले साल के चुनाव उनकी पार्टी ने जीते। तो समर्थक भी जो हैं वो ज्यादा सामने आएंगे नहीं, वो तो पहले अपनी जान बचाने के चक्कर में होंगे, क्योंकि एक बारी मारिया मशादो की सरकार आ गई तो वो तो ये जो समर्थक थे मशादो के, जिन्होंने ये गलत चुनाव करने में पूरी मदद की, वो तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेगी। तो मादुरो के जितने समर्थक हैं वो आप कोई चुनौती नहीं दे पाएंगे, बल्कि वो तो डर रहे होंगे अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें पता कि अगला वार तो उन पे आना है जब मारिया मशादो सत्ता में आएंगी वेनेजुएला। लेकिन नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर कहते आए हैं कि ये पुरस्कार मुझे मिलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कहते आए हैं। लेकिन इस तरह से सीधे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका इस जंग में कूद गया, आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब वो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो रूप है, इस रूप के बारे में जरा समझाइए कि किस तरह से हम समझे, इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? उनकी जो सख्ती और जिस तरह से वन टेक स्टैंड लेना, वो इस वक्त नजर आ रहा है, वो चेहरा नजर आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। नीतू जी देखिए, कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो सत्ता में आए कभी वो शांति का दूत नहीं रहा है। इसका कारण बहुत सिंपल है। इसका कारण ये कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी दुनिया में सबसे 10 बड़ी हथियार बनाने वाली कंपनियों में से 6 तो अमेरिका में स्थित हैं। तो अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो युद्ध अर्थव्यवस्था है, वॉर ड्रिवन इकोनॉमी है। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था है वो मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका तो दुनिया के किसी कोने में लड़ाई झगड़ा होता है वो तो सबसे पहले अपने हथियार लेके पहुंचता है। जब से अमेरिका को 4 जुलाई 1776 में आजादी मिली, तब से लेकर आज तक उसने 206 जंगों में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हिस्सा लिया, उसने अपने हथियार बेचे हैं। तो अमेरिका से शांति की बात करना या सोचना भी, ये तो एक मखौल के तौर पे था, क्योंकि अमेरिका तो जी मैं आती हूँ आपके पास। तपन भारती, राजनीतिक विश्लेषक, भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन जी स्वागत है। यहाँ पर सोढ़ी साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल हैं, और वो बता रहे हैं कि ये जंग जिस तरह से शुरू हुई थी, ये जंग तो अब खत्म हो गई है। आपका क्या मानना है, कैसे हालात आने वाले वक्त में वेनेजुएला के होंगे? क्या वाकई लगता है कि जंग खत्म? देखिए, वेनेजुएला पर हमला होगा, ये पहले से जो ग्लोबल न्यूज मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं उनको इस बात का आभास था कि लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति की ओर से या उनकी सरकार या उनके मंत्रियों की ओर से लगातार धमकी दी जा रही थी। दरअसल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति
उनके मुख पर नहीं उतर रहे हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति ट्रंप के जो ट्रंप का जो रास्ता था उस पर चलने को तैयार नहीं थे। सोडी साहब ने जैसा बताया कि वहां जो पिछला इलेक्शन जो हुआ, तीसरी बार ये राष्ट्रपति बने, तो वो तीसरी बार के राष्ट्रपति के चुनाव को ज्यादातर लोगों ने या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने बताया कि गलत तरीके से मतदान हुआ, मतलब कि फॉल्स वोटिंग हुई, जिसमें डिक्लेयर किया गया। तो इस तरह से, लेकिन इतनी जल्दी युद्ध खत्म हो जाएगा इसका आभास नहीं था। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला क्यों किया, इसे हमें समझने की जरूरत है। हाँ। दुनिया का काफी बड़ा हिस्सा, तेल का हिस्सा वहां निकला। एक समय था 1980 के आसपास, सबको 1980 के आसपास वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन बाद के दिनों में, बाद के वर्षों में इसकी हालात में बहुत गिरावट आती गई और हालत इतनी खराब हो गई। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण था कि ऑयल का प्रोडक्शन करने पर अमेरिका ने रोक लगा रखी थी। 60% बताते हैं कि वहाँ गरीबी है। 60% जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। अब आप बताइए कि वेनेजुएला ने, ये बात सही है कि वेनेजुएला पर जो हमला किया, मैं चीन के अखबारों का स्टडी कर रहा था, ग्लोबल न्यूज और भी जो अखबार हैं, वहां किसी ने भी अभी तक अमेरिका की आलोचना नहीं की है। इसका मतलब है कि अमेरिका इस मामले में चुप रहेगा और ताइवान के साथ तो उसका जो चल रहा है, ताइवान ही नहीं, वो जापान के साथ भी लगातार उसके तनावपूर्ण संबंध चल रहे हैं चीन के। तो दुनिया में एक नहीं, 5 मल्टीपल वार के सिचुएशन पैदा हो रहे हैं। इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आएगा। मैं आती हूँ, मैं ये इंडिया का क्या स्टैंड होगा मैं आपसे समझूंगी, लेकिन सोडी साहब मुझे बताइएगा कि अब कौन सा देश वेनेजुएला का सपोर्ट कर सकता है? आपको क्या लग रहा है? जब इतने देशों को तेल बांटता रहा है वेनेजुएला, तो जाहिर तौर पर ये हालात हुए तो कई देशों को तो सपोर्ट करना चाहिए। नीतू जी देखिए, कोई भी देश वेनेजुएला का समर्थन नहीं करेगा, और इस वक्त तो बिल्कुल नहीं करेगा जब वेनेजुएला के राष्ट्रपति अब अमेरिकी हिरासत में है। अगर वो कुर्सी पे बैठे होते तो शायद 8-10 देश समर्थन के लिए अपने बयान देते, लेकिन अब तो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि उन्हें पता कि अमेरिका तो युद्ध जीत ही गया है, वहां के राष्ट्रपति तो अब सत्ता में रहे नहीं। तो अगर वो समर्थन भी देते हैं तो वो अमेरिका के साथ दुश्मनी थोड़ी ना मोल लेना चाहेंगे। तो जहां तक बात है वेनेजुएला, तो मतलब राजनीतिक तौर पे तो वहां परिवर्तन होना ही होना है, थोड़े दिनों की बात है। वहां पे एक नए राष्ट्रपति ने अपनी शपथ लेनी है। अमेरिका ने मैं कहूंगा बड़ी चतुराई के साथ ये युद्ध को जीता है। देखिए, उन्होंने ऐसा प्लानिंग की कि उनकी जो डेल्टा फोर्स है, जो उनकी एलीट पैरा कमांडो बटालियन है, उनको पहला मकसद था मदुरो को गिरफ्तार करना। उन्होंने बाकी चीजों पे ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, उनका जो पहला लक्ष्य था। और सोडी साहब, डेल्टा फोर्स के बारे में भी बताइएगा, क्योंकि जो मैं पिक्चर मैंने देखी है अभी तक, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं, कुछ भी हो सकता है, एआई कन्वर्टेड भी हो सकता है, ये पूरी तरह से इस पिक्चर की सच्चाई सामने आ जाएगी तब आगे बात होगी। हालांकि अभी दावे किए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी सेना की तरफ से कि कब्जे में ले लिया गया है मादुरो को, लेकिन जो डेल्टा फोर्स जिसकी बात आप कर रहे हैं, यही डेल्टा फोर्स के जवान जो है उन्होंने मादुरो को अपने कब्जे में ले रखा है। कितनी खतरनाक ये फोर्स है, ये इस पलटन के बारे में बताइएगा। नीतू जी, ये जो डेल्टा फोर्स है, ये अमेरिकी सेना के सबसे बेहतरीन सैनिकों से बनाई जाती है, और ये पैराशूट बटालियन होती है जो कि आसमान से, हवाई जहाज से पैराशूट लेके ये कूद सकती है। इनके पास सबसे लेटेस्ट हथियार होते हैं, इनके पास ऐसा इक्विपमेंट होता है जो शायद दुनिया में किसी सेना के पास नहीं होता है। तो उन्हें हर चीज से लैस किया जाता है, आधुनिक टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियार, उनकी जो वेशभूषा होती है, जो उनके पास एम्युनिशन होता है, वो वर्ल्ड क्लास का होता है। और देखिए कितनी चतुराई के साथ इन्होंने एक देश के राष्ट्रपति को मिनटों में गिरफ्तार कर लिया। जब तक दुनिया सोचती क्या हो रहा है, मदुरो को गिरफ्तार कर लिया गया। और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भी यह दावा किया है कि अमेरिकी समय 11 बजे। लेकिन ये फोर्स तो सीक्रेट ऑपरेशन के लिए भी जानी जाती है। बिल्कुल, ये तो है ही एक सीक्रेट ऑपरेशन के लिए जो तो यूनिट है। आपको लगता है कि जो पिक्चर आ रही है, और मैं चाहूंगी अगर
ये पिक्चर हम भी दिखा पाए कि जो मादुरो हैं वो डेल्टा फोर्स के कब्जे में है फिलहाल। जो सीक्रेट ऑपरेशन के लिए डेल्टा फोर्स जानी जाती, तो आपको लग रहा है कि सिर्फ इस तरह की पिक्चर आ गई तो ये हम समझ पाएंगे कि कब्जे में है मादुरो, या फिर अमेरिका ये बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति भी पूछ रहे थे कि अगर वो जिंदा है तो प्रमाण दीजिए, और प्रमाण के तौर पर ये पिक्चर दी गई? देखिए, ये जो डेल्टा फोर्स जब कोई ऑपरेशन करती है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग होती है, यानी उसका एक एक सेकंड की हर चीज रिकॉर्ड होती है, क्योंकि डेल्टा फोर्स के कई सैनिकों के हेलमेट के ऊपर कैमरे लगे होते हैं। तो ये पूरी चीज फोटोग्राफ होती है, वीडियोग्राफ होती है, और इसकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग अमेरिका के सेना मुख्यालय पेंटागन में जाती है और उसका पूरा रिकॉर्डिंग रखी जाती है। तो अब ये तो समय बताएगा ये जो पिक्चर रिलीज हो रही है ये क्या सच्ची है या नहीं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति का ये कहना है कि वो हिरासत में है। मैं आती हूँ तपन जी, बस हाँ ठीक है आती हूँ सोडी साहब। तो तपन सर, क्या आपको लगता है भारत का स्टैंड क्या होना चाहिए यहाँ पर? किस तरह से भारत अब इस जंग को देखेगा? देखिए, वेनेजुएला कई दशकों से भारत का मित्र देश रहा है और उसके अच्छे संबंध रहे हैं, और वेनेजुएला के आसपास देश हैं जिसमें मैक्सिको भी शामिल है। मैक्सिको से, यूएसए से उसका इंपोर्ट होता था। अभी मैक्सिको का भी बयान सामने नहीं आया है, भारत भी अभी मौन है, क्योंकि जब राष्ट्रपति के कब्जे की खबर आई है, उपराष्ट्रपति ने तो खैर सवाल कर दिया है कि भाई राष्ट्रपति का लोकेशन ही नहीं पता। हाँ, यानी कि भारत इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तपन जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत इस वक्त है। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। मैं आती हूं आपके पास सोडी साहब। तो अब इस जंग के बाद अगला नंबर किसी और देश का आप देख रहे हैं, और दूसरा अमेरिका और रशिया को लेकर अब क्या हालात होंगे? क्या दरार पड़ सकती है? नीतू जी, जो आपके प्रश्न का पहला हिस्से का जवाब पहले देता हूं। वेनेजुएला के बाद अगला नंबर ईरान का है, जिसकी चेतावनी परसों डोनाल्ड ट्रंप ने दे दी। अगर ईरान की सरकार ने अपने नागरिकों पे एक भी गोली चलाई तो अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, और अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, जो कि मध्य पूर्व का पूरा इलाका देखती है, उनको तैनात कर दिया गया है ऑपरेशंस प्लान करने के लिए। तो वेनेजुएला के बाद तो अगला नंबर ईरान का है, अगर ईरान में शांति बहाल नहीं होती है। दूसरा जो आपके प्रश्न का भाग है कि रूस, चीन और अमेरिका के बीच में, जैसे मैंने पहले बताया, रूस, चीन और अमेरिका एक दूसरे के इलाकों में दखल बिल्कुल नहीं देंगे। जिस तरह से अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 जो पिछले साल 4 दिसंबर को सार्वजनिक हुई है, अमेरिका ने साफ तौर पे लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ना तो रूस है ना चीन है, बल्कि उस स्ट्रेटेजी रिपोर्ट में यह लिखा है कि अमेरिका का दुश्मन ईरान है। तो जो मैंने पहले कहा कि अगला नंबर अब ईरान का है। हाँ, और तो इस जंग के बाद आपको लगता है ईरान अपने आप को कैसे तैयार करेगा? देखिए, ईरान सैनिक तौर पे तो ज्यादा तैयार कर नहीं सकता। ईरान सिर्फ, अगर ईरान की सरकार अपने रवैये में बर्ताव लाए, प्रदर्शनकारियों से बातचीत करें, वहां जो दशकों से प्रतिबंध लगाए गए हैं खाने पे, पीने पे, बोलने के, पहनने के, ये सारे प्रतिबंध खत्म हो तो ईरान की सरकार अपने आप को बचा सकती है। अन्यथा ईरान की सरकार का भी सत्ता से जाना निश्चित है। ये भी कुछ समय की बात है, क्योंकि अब जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला में इतनी बड़ी सफलता मिली है, अब अगला नंबर डेफिनेटली ईरान का। लेकिन मैं एक स्टेटमेंट, तपन सर अगर आवाज आप तक मेरी पहुंच रही होगी तो बताइएगा, मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी कि जो अमेरिका का डेमोक्रेटिक सांसद है उसने इस पूरे हमले की निंदा की और कहा कि ये गैर कानूनी है, ये जो हमला हुआ है ये गैर कानूनी है। इस पर आपका क्या रिएक्शन होगा? क्या आपको लगता है वेनेजुएला पर जो ये हमला हुआ ये सही ढंग से किया गया है या फिर गैर कानूनी तरीके से किया गया? तपन जी, किससे आपने पूछा? हाँ तपन जी आपसे। अच्छा, नहीं, देखिए, कोई भी युद्ध कानूनी नहीं होता है, वो गैर कानूनी होता है, लेकिन इस नियम को कौन मानेगा? अमेरिका अच्छा, ने जिस तरह इसमें एक सवाल और आपके साथ साझा करना चाहूंगी। सवाल यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं कि हमने 8 देशों में मध्यस्थता कराई है और अब डोनाल्ड ट्रंप सीधे जंग कर रहे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चन जो मैं पूछ रही हूँ कि खुद अमेरिका डेमोक्रेटिक सांसद कह रहे हैं कि वो निंदा कर रहे हैं इस हमले के, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भाई हम मध्यस्थता कराते हैं, दो देशों के बीच सुलह कराते हैं, और उसके बाद अमेरिका की तरफ से ये जंग हो गई। ये पूरा सिनेरियो क्या कह रहा है आपकी नजर में? देखिए, पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि अमेरिका ने अपने पड़ोसी मुल्क पर हमला किया है। बिल्कुल बहुत नजदीक है अमेरिका, और वेनेजुएला में कोई ज्यादा दूरी नहीं है।
मैक्सिको को भी धमकी दे रखी थी। खैर संकेत तो वेनेजुएला के बारे में था कि राष्ट्रपति गद्दी छोड़ें, नहीं तो, और उसके लिए भूमिका लगातार कई महीनों से बांधी जा रही थी। उनके जितने भी जहाज थे ऑयल टैंकर थे, सब पर अमेरिका ने हमले किए और 100 से ज्यादा लोग मारे गए और वेनेजुएला उनका जवाब नहीं दे पाया, केवल कड़ी प्रतिक्रिया थी। उसमें भी देखा मैंने कि बहुत सारे देश से वेनेजुएला के समर्थन में नहीं आ रहे थे। और ये बात सही है कि ईरान के ऊपर लक्ष्य रखा गया है कि अगला लक्ष्य होगा, लेकिन क्या ईरान में इतनी आसानी से, हालांकि उसकी भूमिका इसलिए बनाई गई है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति के संपर्क में है और उनको उनकी तारीफ के कसीने गढ़े जाते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा। ऐसा लगता है कि लक्ष्य है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। अभी राष्ट्रपति ट्रंप के पास 3 साल का शासन बाकी है। 3 साल के शासन में कितने युद्ध होंगे, और वो जो नोबेल पुरस्कार जीतने की तमन्ना उनकी है, शायद वेनेजुएला पर हमला करने के बाद जो नोबेल प्राइज कमेटी है इस पर, हाँ देखिए, नोबेल प्राइज कमेटी कई तरह के कोण से विचार करती है कि इस शख्सियत को नोबेल प्राइज दिया जाए या नहीं दिया जाए। क्योंकि एक तरफ शांति की वार्ता कराने का श्रेय भी है, तो दूसरी तरफ युद्ध करने का भी श्रेय इनके ऊपर है। ईरान पर भी तो हमला किया था इन्होंने इसके साथ मिलकर, इजराइल के साथ मिलकर। हालांकि ये युद्ध ज्यादा दिन तक नहीं चला। बहरहाल एक चीज है कि 1-2 दिनों के बाद हमें, बल्कि कल जब मार्केट खुलेगा और इंटरनेशनल मार्केट खुलेगा, अभी कुछ घंटों का इंतजार कीजिए। अमेरिका में सुबह का 11 बजे, भारत में शायद उस वक्त रात का 11 बज रहा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप या उनकी सरकार के कोई मंत्री कोई वेनेजुएला पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये खबर मिल रही है कि बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या अमेरिकी सीनेटर की तरफ से की जाएगी। उस मीडिया कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार है कि अमेरिका किस तरह के दावे पेश करती है। अमेरिका का रुख सामने आने के बाद सोडी साहब, मुझे एक चीज और बताइएगा कि जिस तेल भंडार का हम जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर ये जो खबरें मिल रही है कि ड्रग तस्करी वेनेजुएला करता था, जिसको लेकर कई तरह से आरोप अमेरिका की तरफ से लगाए गए और उसके बाद ही ये सख्ती देखने को मिल रही है, लेकिन जिस तेल भंडार को लेकर हम कह रहे हैं कि वेनेजुएला के पास बहुत बड़ा तेल भंडार है और इस तेल भंडार को लेकर अमेरिका पहले भी कह चुका है ये तो उनका हक है, जिस पर वेनेजुएला ने कुंडली मार ली। तो क्या अब ये तेल भंडार अमेरिका का होगा? और अमेरिका का अगर तेल भंडार होता है तो अब जो देश अभी तक रूस से तेल खरीद रहे थे, वेनेजुएला से खरीद रहे थे, क्या अमेरिका से खरीदने की नौबत आ जाएगी? सोडी साहब, आपसे सवाल है। नीतू जी, अपना सवाल को दोहराएंगे, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, सवाल मेरा सर ये है कि वेनेजुएला में जो ये सबसे बड़ा तेल भंडार है, कल को इससे पहले अमेरिका कह चुका है कि ये तेल भंडार तो हमारा रहा है, जिस पर कब्जा किया है वेनेजुएला ने, और क्या लगता है अब ये तेल भंडार अमेरिका की तरफ होगा? अमेरिका इस पर अपना दावा ठोकेगा? और अगर ऐसा होता है तो जो देश रूस से तेल खरीदते थे, वेनेजुएला से तेल खरीदते थे, अब अमेरिका से खरीदना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। वेनेजुएला के पास दुनिया का 18% तेल का भंडार है, लेकिन सिर्फ 1 से 2% ही वहां से तेल निकाला जाता था, क्योंकि वेनेजुएला के पास वो टेक्नोलॉजी थी नहीं इतने बड़े मात्रा में तेल निकालने के लिए। और जो थोड़ा बहुत तेल निकाला जाता था, वहां इतना भ्रष्टाचार था कि हर तरह से सिस्टम बिल्कुल चौपट हो रखा था। अब जब वेनेजुएला में नए राष्ट्रपति आएंगे, जिनका झुकाव पूरी तरह अमेरिका के साथ होगा, तो ये निश्चित है कि अमेरिका की बड़ी तेल कंपनियां क्या इस तेल पर भी टैरिफ लगा सकती है अमेरिका? ऐसा हो सकता देखिए, नहीं, वेनेजुएला पे टैरिफ नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका की अपनी कंपनियां वहां पे तेल निकालेगी, चाहे शेल हो, चाहे टोटल एनर्जी हो। तो ये जो वेनेजुएला का इतना बड़ा तेल का भंडार है जो अब तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था, अब अमेरिकी कंपनियां वहां पे आराम से तेल निकालेंगी और जहां वो बेचना चाहेंगी मुनाफे पे जितना वो बेचेंगी। तो अमेरिका के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत हो गई। एक तो वहां के राष्ट्रपति को हिरासत में ले लिया, दूसरा इतनी बड़े तादाद में जो तेल का भंडार था जो कि इस्तेमाल में नहीं आ रहा था, पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों के हाथ में आ गया। बल्कि मदुरो के ऊपर एक जो बहुत भयंकर चार्ज ये अमेरिका का होता था कि वो अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला में तेल निकालने की अनुमति नहीं दे रहे थे, और ऊपर से मदुरो ने गलती कर दी कि पिछले साल के मई के चुनाव को निष्पक्ष नहीं किया, तो अपने लिए तो खड्डे खोदते गए और उसका हमने अंजाम देखा। आज सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
हाँ ठीक है। एक चीज मुझे तपन सर ये बताइएगा, समझाइएगा, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि ड्रग तस्करी वेनेजुला बहुत करता है, जिसकी वजह से ये जंग हुई है, अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान की बात तो छिपी हुई नहीं है, अफगानिस्तान की बात छिपी नहीं है, ये भी तो ड्रग तस्करी के मामले में काफी ज्यादा नंबर 1 पर है। अमेरिका की वहां तो चल ही नहीं पाई वेनेजुला, क्योंकि बहुत कमजोर देश हम समझे इस वक्त अमेरिका के मुकाबले है, इसीलिए यहाँ पर अमेरिका बहुत पहले से नजर गड़ाए हुए था कि या तो मादुरो सत्ता छोड़ दे, नहीं तो ये जंग होगी। देखिए, मादुरो के साथ और वेनेजुएला पर हमला करना था, उसके लिए भूमिका तैयार करनी थी। भूमिका तैयार करने के लिए कुछ आरोप लगाना जरूरी होता है। तो उन्होंने मादक पदार्थों पर की तस्करी का आरोप लगाया। सारे के सारे उसमें शामिल नहीं थे और ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब आप देखिए, पाकिस्तान ने एटम बम बनाया, हथियारों का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो अमेरिका का बयान उस पर नहीं आएगा। लेकिन ईरान में यदि एटम बम का निर्माण हो रहा है या उसके अनुसंधान में लगे हैं तो अमेरिका को परेशानी होती है। तो अमेरिका की पॉलिसी बहुत अच्छी नहीं है। जितने भी युद्ध हुए हैं दुनिया में, 90% से ज्यादा युद्ध में अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। अफगानिस्तान का युद्ध माना जाए या इराक के साथ हो या ईरान के साथ हो, तमाम जगहों पर अमेरिका को देखा गया कि युद्ध में कूद पड़ा और बहुत जगह उसकी जीत हुई। अभी पॉलिसी जो है ना, बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। ये बात सही मुझे लग रही है कि चीन के साथ अमेरिका भिड़ना नहीं चाहता है। चीन की क्षमता, चीन की सैन्य क्षमता, आर्थिक क्षमता का आकलन ट्रम्प कर चुके हैं कि अमेरिका की बराबरी तो में तो आ चुका है। अनाउंसमेंट में जितनी देरी हो, चाहे जो भी हो। और दूसरी बात है कि रसिया के साथ भी अमेरिका ने बहुत कड़ा स्टेप नहीं उठाया। यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि कई बार जेलेंस्की को ही डांट लगाई और उस नाराजगी दिखाई, और जेलेंस्की पर दबाव बनाया जा रहा है कि 2 प्रांत जो रूस के कब्जे में चला गया है जी, उसे जेलेंस्की मान जाए। तो और तो सोढ़ी साहब मुझे बताइएगा कि अब मिडल ईस्ट को लेकर आप कैसे हालात देख रहे हैं? मिडल ईस्ट में कैसे तनाव जैसी स्थिति अब पैदा हो रही है इस जंग के बाद? नीतू जी, मिडिल ईस्ट में 21 देश हैं, जिसमें से 13 इस्लामिक देश हैं। हाँ। और इन 21 देशों में से सिर्फ एक ईरान है जो अमेरिका के सामने खड़ा है। बाकी जितने 20 देश हैं मिडिल ईस्ट के, वो पूरी तरह से अमेरिका के साथ हैं। तो आज मिडिल ईस्ट में एक अमेरिका के लिए एक ही चुनौती है, वो है ईरान। जैसे ये वेनेजुएला का ऑपरेशन खत्म होगा औपचारिक तौर पे, आधिकारिक तौर पे, अगला नंबर होगा ईरान का। चाहे वो 2 महीने लगे, 6 महीने लगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल में ईरान में सत्ता परिवर्तन करेंगे। जिस तरह से ईरान में प्रदर्शन 3 दिन से दिन रात हो रहे हैं, शहरों को जलाया जा रहा है, ईरान में सत्ता परिवर्तन बहुत समीप है। तो एक बार ईरान की सत्ता गिर गई और अमेरिका के पक्ष की नई सत्ता आ गई, तो पूरे मिडिल ईस्ट पे अमेरिका का दबदबा होगा। तो मिडिल ईस्ट में आज की तारीख में ईरान को छोड़ के बाकी कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब भविष्य में जो आप संकेत दे रहे हैं। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए तपन जी। वेनेजुएला और ईरान में 2 बात की समानता है। दोनों देश में अमेरिका के दबाव के कारण वहां की मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। $1 की कीमत 14 लाख रियाल या बताया जा, ईरान की जो मुद्रा है वो लाख में, $1 की तुलना अमेरिका की मुद्रा में लाखों में हो रही है। इसके कारण जनता विद्रोह की स्थिति में आ गई है और सड़कों पर उतर आई है। उनके व्यापार चौपट हो रहे हैं। हालांकि वहां की सरकार में जनता के आक्रोश से भय दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि हम टैक्स घटाएंगे कुछ चीजों की। इसी तरह वेनेजुएला में भी मुद्रा स्फीति बहुत भयानक बढ़ी, 1000 गुना। नतीजा है कि गरीबी रेखा बहुत बढ़ती गई और कंट्रोल के बाहर चला गया। तो वहां के राष्ट्रपति जो हैं वो की लोकप्रियता खो चुकी थी। और वेनेजुएला की जो विपक्ष की जो नेता हैं जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, वो तेजी से उभरती हुई दिख रही हैं, जो अमेरिका परस्त बताई जाती हैं। तो अमेरिका आज न कल उनको इस गति पर बिठाएगा। और जिस तरह की अभी जो है ना, जो अगला जो युद्ध होना है ना, जो लगातार अगले दशक में मिनरल्स के लिए होगा, खनिज के लिए होगा, ऑयल के लिए होगा। और वो चीन युद्ध करे, रसिया करे या अमेरिका करे, सबका टारगेट है कि जो मिनरल्स है, हाँ। और खास करके जो दुर्लभ मिनरल्स है उन पर उनके देश का कब्जा हो। भारत को भी परेशानियां होती है। भारत को अपने समुद्री इलाकों में जिन इलाकों में करना है उसमें क्या सामने परेशानी आती है, सोढ़ी साहब को पता होगा। हमारे पास अंडमान निकोबार में बहुत बड़ी तेल की मात्रा मिली है
उसकी भी रक्षा करने का दायित्व आर्मी ने, सेना ने उठाया है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मिनरल्स के पीछे पूरी दुनिया दौड़ रही है कि किस तरह से मिनरल्स और ऑयल अपने कब्जे में आए, और जिस देश के पास इसका खजाना होगा वो सबसे ज्यादा मजबूत समझा ठीक है, जाएगा। ठीक है। सोडी साहब, आप जो कह रहे थे, भविष्य की बात कह रहे थे कि ईरान पर अगर जंग जीत लेता है अमेरिका, पूरा मिडल ईस्ट जो है अमेरिका की तरफ झुका हुआ है सिर्फ ईरान को छोड़कर, और ईरान फतेह कर ली, तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को बताएंगे मोस्ट पावरफुल लीडर, मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका। नीतू जी देखिए, अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री तो रहा नहीं, क्योंकि अब दो और महाशक्तियां पूरी तरह से सक्रिय हैं, वो है रूस और चीन। और जिस तरह से पिछले साल 4 दिसंबर को अमेरिका ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी 2025 रिपोर्ट सार्वजनिक की है, उसमें साफ लिखा है कि अमेरिका, रूस और चीन के अपने अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हैं या अपने अपने इलाके हैं। तो अमेरिका अब मोस्ट पावरफुल रहा नहीं। हाँ, एक वक्त था जब दिसंबर 1991 में सोवियत संघ 15 छोटे देशों में टूटा, तब चीन की आर्थिक हालत बहुत कमजोर थी। तब हाँ, ये बात सही थी कि अमेरिका मोस्ट पावरफुल कंट्री था, एक ही महाशक्ति था, लेकिन सब कुछ पिछले 25 सालों में बदल चुका है। अब अमेरिका के सामने रूस और चीन एक चुनौती के तौर पे है, तभी अमेरिका ना रूस ना चीन को ललकारा है। बल्कि पिछले साल 12 अप्रैल को अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने बयान दिया कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को 20 मिनट में बर्बाद कर सकती हैं। और ठीक है, उन्होंने साथ ठीक है में कहा, तपन सर, लेकिन एक मैसेज देश में जा रहा है, एक मैसेज दुनिया में जा रहा है कि रूस और चीन मादुरो को बचा नहीं पाए, और अब ये समझ आएगा दूसरी कंट्रीज को भी कि चीन जो बार बार पीठ पीछे काम करता है, एक बार फिर से भले दोस्ती दोस्ती कह रहा था, दोस्त कह रहा था, लेकिन अब चीन भी आगे नहीं आ पाया जब वेनेजुएला पर अटैक हुआ है। तो चीन का ये चेहरा बेनकाब एक बार फिर से हो रहा है। देखिए, हमले के लिए मित्र देश होना चाहिए। कौन सा देश इनको आर्मी को उनके एयरफोर्स के प्लेन को लैंड करने देंगे? और सैनिक अड्डे होने चाहिए। अमेरिका ने कई जगहों पर, दुनिया के कई हिस्सों में उसने सैनिक अड्डे बना रखे हैं। मैक्सिको और वेनेजुएला के आसपास भी कई टापुओं में उसके सैनिक हैं, और कई मामलों में वेनेजुएला की सेना से भारी पड़ते हैं। तो एक और कारण है कि चीन और रसिया से वेनेजुएला की दूरी भी बहुत ज्यादा है। इतनी दूरी तक एयरफोर्स के प्लेन को भेजना कोई आसान काम नहीं है। जंगी जहाज को भेजने में भी काफी वक्त लगेगा। तो मुझे नहीं लगता है, अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। हमें वॉच करना पड़ेगा कि चीन और रसिया से क्या बयान आता है। रसिया शायद कुछ भी बयान नहीं देगा, इसलिए नहीं देगा कि वो स्वयं उक्रेन के साथ लड़ रहा है। उक्रेन के युद्ध में यूएस का जो साइलेंट रवैया रहा है, उसे कहीं ना कहीं उससे रसिया का मनोबल बढ़ा। चाइना का बयान आ सकता है। मुझे लगता है कि हमें 10-12 घंटे या कल सुबह तक शायद ठीक है, मतलब कुल चीन मिला का के बयान सामने आ जाए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी निगाहें बनी होंगी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आगे क्या होता है। लेकिन सोडी साहब, मुझे बताइएगा कि अब मादुरो के साथ अमेरिका क्या कर सकता है, किस तरह से कानूनी कार्रवाई मादुरो के खिलाफ की जाएगी? नीतू जी देखिए, मादुरो के ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक नई सत्ता वेनेजुएला में नहीं आती है। तब तक मादुरो को अमेरिका में रखा जाएगा, और जैसी नई सत्ता आएगी तो मादुरो को वापस वेनेजुएला भेज दिया जाएगा। उनके ऊपर कई मुकदमे चलाए जाएंगे, भ्रष्टाचार के, इलेक्शन को गलत तरीके से कराने के। तो मादुरो को सिर्फ उस समय तक अमेरिका रखेगा जब तक एक नई सरकार नहीं आती वेनेजुएला में, जो कि बिल्कुल अमेरिका की तरफ उसका झुकाव होता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो मकसद था वो तो पूरा हो गया, और अब वो मादुरो को अपनी जमीन पे रख के अननेसेसरली इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म नहीं लेना चाहेंगे। वो दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने जो कुछ किया उन्होंने वेनेजुएला की प्रजा के लिए किया, हित के लिए किया, वहां के लोगों के लिए किया। ठीक है, ऑल राइट। तपन साहब, डोनाल्ड ट्रंप की अभी हाल फिलहाल के जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, या फिर वो जब राष्ट्रपति बने थे, तो राष्ट्रपति बनने से पहले उन्होंने ये भी बताया कि जब अमेरिका में उनकी पार्टी आएगी तो वो सारे एजेंडे जो उन्होंने बताए, वो योजनाएं बताई, उस पर अमेरिका में काम भी हुआ। और हम इसके लिए सराहते भी हैं कि कम से कम अमेरिकी सरकार तो है कि जो कहती है वो करती भी है, और बहुत फौरन करती है। अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या आपको लगता है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को लेकर कुछ संकेत दिए जा सकते हैं? ये सवाल इसलिए भी कर रही हूं क्योंकि 22 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें वेनेजुएला को लेकर संकेत दिए गए थे। देखिए, वेनेजुएला
ज्यादा मीडिया कॉन्फ्रेंस में तो वेनेजुएला की ही बात अमेरिकी प्रशासन की ओर से बयान दिया जाएगा। यदि किसी पत्रकार का सवाल आया, लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, तो उस डेमोक्रेटिक कंट्री में सवालों से वो पल्ला नहीं झाड़ते हैं, सवालों का जवाब देंगे। और ईरान के बारे में जो चेतावनी के लहजे में जो मैसेज होगा, वो आज की मीडिया कॉन्फ्रेंस से निकल सकता है कि ईरान जो गलतियां कर रहा है या आम जनता पर गोलियों की बारिश होगी, गोलीबारी होगी तो उसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ये सकता है। ठीक है, मुझे सोडी साहब जरा ईरान का मिलिट्री पावर बताइएगा कि कैसा मिलिट्री पावर है ईरान का, क्योंकि आप बता रहे थे कि अगर 2-3 महीने में या 6 महीने में भी हालात ऐसे बनते हैं कि जंग वहां पर हो, एयर स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की जाए, तो ईरान अपने आप को संभाल पाएगा भी या नहीं भी पाएगा? नीतू जी देखिए, ईरान के पास जो सैनिकों की तादाद है वो 5 लाख के करीब है, तो ईरान की सेना बड़ी है। लेकिन इस वक्त ईरान की सेना आपस में बटी हुई है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी सड़कों पे उतर चुके हैं। आप बोल रहे हैं 5 लाख के तकरीबन, और मेरे ख्याल से शायद अमेरिका की जो सैनिक है वो 21 लाख के आसपास है, am I right? हाँ, और दूसरा अमेरिका की सेना के पास आधुनिक उपकरण है, आधुनिक हथियार हैं, जो इतने आधुनिक ईरान के पास नहीं है। ईरान के पास एयरफोर्स तो नाम की है, जबकि अमेरिका के पास बहुत आधुनिक एयरफोर्स है। तो सैनिक ताकत में तो ईरान कम है, वेनेजुएला से तो बेहतर है, लेकिन अमेरिका के सामने तभी कम है। लेकिन जैसे जो मैं कह रहा था, आज ईरान की सेना अंदर से बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान के लोग जब प्रदर्शन पे उतर चुके हैं, तो हम सारे जानते हैं किसी समाज में जो सैनिक आते हैं वो उसी समाज के आते हैं। जब वो देखते हैं कि उनके अपने परिवार वालों को, उनके भाई बहनों को, दोस्तों को खाने के लिए किल्लत हो रही है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, वहां पे बिल्कुल व्यापार ठप हो गया है, तो उनके अंदर भी आक्रोश बढ़ता रहता है। हाँ, वो बोल नहीं पाते हैं कि वर्दी पहनी हुई है, लेकिन अंदर से आक्रोश बढ़ता रहता है। और क्योंकि ईरान की सेना कट्टरवादी और जो लिबरल है उसके बीच में अब बढ़ चुकी है, वहां की प्रजा कह रही है कि हम पे ये पाबंदियां बंद करो, तो मेरे को नहीं लगता कि ईरान की सेना कुछ बड़ा एक रेजिस्टेंस दे पाएगी, क्योंकि अंदर से वो पूरी तरह टूट चुकी है, बढ़ चुकी है, क्योंकि वहां पैसे की आज इतनी किल्लत। ठीक है, बहुत शुक्रिया सोडी साहब, आप हमारे साथ जुड़े हो। इसके साथ ही साथ तपन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर देखें, इस वक्त जो हालात बने हुए हैं वेनेजुएला में, लगभग जंग जो अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, वेनेजुएला में मादुरो की जो सत्ता है उसका गेम ओवर हो चुका है, लेकिन अभी भी हलचल बहुत तेज है। इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टी के रिएक्शंस भी आ रहे हैं। आने वाले 24 से 48 घंटे में वेनेजुएला में क्या कुछ होगा, हर खबर पर नजर बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए HNN न्यूज के साथ।